हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िकल एजुकेशन क्लास 12th की यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं बच्चों। यूनिट है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा तथा खेल। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एक MCQ सीरीज़ है जिसके फर्स्ट और सेकंड थर्ड यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो बच्चा है इसका एक कंफ्यूज विज़न है और ये एक पूरे स्पेक्ट्रम की तरह दिखाई दे रहा है। देखो, ठीक है, मतलब इसके दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको एक पिक्चर के द्वारा कंफ्यूज विजन दिखाया है ड्यू टू डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब एक तो डिसएबिलिटी होती है और एक डिसऑर्डर होता है। तो ये ऑटिज्म डिसऑर्डर मेंटल इलनेस को शो करता है। तो इस चैप्टर में मेनली हम मेंटल इलनेस को ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो ये एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को दिखा रहा है। ऑटिज्म का मतलब होता है सवलीन, जो बच्चा अपने आप में ही इंट्रोवर्ट, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट जिसको कहेंगे, किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आता, उन बच्चों को समाज में, सोसाइटी में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। वो जस्ट एक स्पेक्ट्रम होता है। तो इसी को कहा गया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम बेटा क्वेश्चन करते हुए कंसेप्ट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लिमिटेड क्रैम करके क्वेश्चन आप कभी भी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं ले सकते। उसके लिए आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आंसर कर पाते हो। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। SPD एक्सपेंडेड फॉर्म इज SPD, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। तो राइट आंसर इसका है बेटा थर्ड ऑप्शन, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं। SPD की फुल फॉर्म हमारा आंसर है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आपके सिलेबस में बेटा 5 डिसऑर्डर दिए गए। ओके, अब जो ये 5 डिसऑर्डर हैं उनमें से एक है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या कहता है कि जब आपके पास आपको अपने सेंस ऑर्गन से कोई सिग्नल मिलता है तो नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक मैसेज आता है, आपके नर्वस सिस्टम तक, ठीक है ना, और फिर आप क्या करते हो, रिस्पोंड करते हो। इस रिस्पोंड से ही आप रिएक्ट करते हो, ठीक है। तो कई बार क्या है बेटा, या तो ब्रेन तक मैसेज ले जाने के सिस्टम में या मैसेज के वापस आने में, रिस्पोंड में कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई समस्या आ गई है, इंटरप्शन है, जिसकी वजह से सिस्टम काम नहीं कर रहा। ऐसे में जो ये लोग होते हैं SPD से जो मतलब SPD जिन लोगों को होता है वो किसी बात पे तो ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एक स्पून गिर गई तो उनको लगेगा कि पता नहीं कौन सा डिजास्टर आ गया, बेड के नीचे छुप जाएंगे, टेबल के नीचे छुपने की कोशिश करेंगे, या उनके आगे कोई बहुत बड़ा भी इंसिडेंट हो रहा हो और उसको वो देखते रहेंगे। उनसे अगर कुछ पूछा जाए तो कहेंगे क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो मतलब क्योंकि ब्रेन तक मैसेज, कभी तो मैसेज जा रहा है, कभी उसका ओवर रिएक्शन हो रहा है, कभी मैसेज ठीक से जा ही नहीं रहा। तो SPD का मतलब है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जो नर्व्स के थ्रू, सेंसेस के थ्रू आपके ब्रेन तक मैसेज आता है, नर्वस सिस्टम काम करता है और ब्रेन से जो मैसेज रिप्लाई होकर रिस्पोंड आता है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, उसी को क्या कहा गया है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट करते हैं बेटा, रिपीटेड एक्शंस आर कॉल्ड। रिपीटेड एक्शन कौन करता है बेटा, ADHD में रिपीटेड एक्शन नहीं होते हैं। OCD इसका राइट आंसर है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है
ये भी 5 डिसऑर्डर में से एक की हम बात कर चुके हैं। ये एक डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब इसमें व्यक्ति के दिमाग में कोई बात अपने आप ही बैठ जाती है, वो एज्यूम करने लग जाता है चीज़ों को जो होने वाली नहीं है। ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं और आप कह सकते हो कि वो मतलब किसी भी बात को जो मतलब रियलिटी नहीं है उसको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से ये होता है। जिसे जनरल भाषा में आप कह सकते हो कि इसको तो वहमी है, वहमी हर काम को 2-2 3-3 बार चेक करते हैं। सफाई का इन्हें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वो रहता है, बार बार हाथ धोते रहते हैं, ठीक है, या बार बार किसी भी एक्शन को रिपीट करते रहते हैं। तो ये इन लोगों को कौन सा डिसऑर्डर है, रिपीटेड एक्शन आर कॉल्ड OCD। तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाएगा बेटा। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड है चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन द सोसाइटी सफरिंग फ्रॉम। जो बच्चा, सबसे पहले देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पिक दिखाई और बताया कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका आंसर ही बेटा ASD है, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीन, जो अपने आप में केंद्रित रहे, ठीक है, जो सोसाइटी से कन्फ्रंटेशन नहीं करता, जो सोसाइटी के साथ जिसके आपको पता है कि वी आर सोशल एनिमल। अगर हम समाज से जब हम दुखी होते हैं या हम खुश होते हैं, हम सोसाइटी में पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और ये लोग किसी से कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं। ये अब इवन अपने पेरेंट्स से भी अपनी बातें नहीं बताते हैं और इनको बड़ी समस्याएं हैं दूसरों से इंटरेक्ट करने में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को सोसाइटी का पार्ट नहीं समझते, तो इनको बड़ी समस्याएं हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं कि पूरा एक स्पेक्ट्रम की तरह बन जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ADHD। ADHD आपकी बुक में जो डिसऑर्डर है, 5 डिसऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, उसमें फर्स्ट ही है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो कौन सा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं आएगा, हाइपो एक्टिव कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक डिसेबिलिटी नहीं आएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर, अटेंशन डेफिसिट, ध्यान की कमी, हाइपर एक्टिव, पर ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित होते हैं ये बच्चे। सेल्फ, आप कहोगे कि सेल्फ कंट्रोल कम होता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी एक काम को कंसंट्रेट करके नहीं कर पाते और इसी पर मतलब इसी कारण से ज़्यादातर चीज़ों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते। काफ़ी बार घर छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके लिए कोई बेटर वर्ड बना है और ये वर्ड उनके लिए ठीक नहीं है। तो अटेंशन डेफिसिट, ध्यान की कमी, हाइपर एक्टिव, जरूरत से ज्यादा उत्तेजित होते हैं ये बच्चे। देखो नाम में ये आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद है ASD। ASD यहाँ पे वही ASD बेटा जो सबसे पहले मैंने डिस्कस करा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब तो आप इसके बारे में काफी जान भी गए होंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसका राइट आंसर है। सारे ऑप्शन रीड करिए, अगर आपको याद भी है तो टू द पॉइंट आप उसका आंसर लगा सकते हो, अदरवाइज जो भी आप देख रहे हो उनमें से आप कुछ आइडिया तो खुद भी लगा सकते हो। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बट बिल्कुल 100% राइट के लिए बेटा आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोग्निटिव डिसेबिलिटी इज नॉट डिअलाइन विद डिसरप्ट ऑफ। मतलब कोग्निटिव डिसेबिलिटी जब मैंने आपको करवाया था बेटा कि डिसेबिलिटी जो आपकी है वो 3 टाइप्स की है। एक तो फिजिकल, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी जिसमें आपके शरीर के किसी अंग में कोई कमी है। दूसरी, सेकंड कोग्निटिव, और थर्ड है इंटेलेक्चुअल। ठीक है, यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं कोग्निटिव की। तो कोग्निटिव में क्या है बेटा, लर्निंग, स्पीकिंग, सोल्विंग। कोग्निटिव में आपको पता है मेमोरी डिसऑर्डर है तो लर्निंग आएगा, ठीक है, स्पीकिंग है, ये बच्चे हाइपर एक्टिविटी होती है इनमें, सोल्विंग स्किल, मतलब वॉकिंग से कोई लेना देना नहीं है कोग्निटिव डिसेबिलिटी का।
कोग्निटिव डिसएबिलिटी में मैं आपको 3 चीज़ें बता चुकी हूँ। एक तो मेमोरी डिसऑर्डर होता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिविटी होती है, जैसे कि अभी हमने ADHD में करा कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित होते हैं ये बच्चे। और उसके बाद है सॉल्विंग स्किल भी कहीं ना कहीं हो सकता है, बट वॉकिंग तो फिजिकल डिसेबिलिटी का पार्ट है, ये कोग्निटिव से कोई मैच नहीं करता है। तो ये आपका राइट आंसर वॉकिंग है इसका। नेक्स्ट करते हैं, डिसएबिलिटी इज कोज बाय हेरिडिटी, एक्सीडेंट, लैक ऑफ बैलेंस डाइट। बेटा हेरिडिटी जन्मजात भी डिसेबिलिटी हो सकती है, एक्सीडेंट से भी हो सकती है, और लैक ऑफ बैलेंस डाइट से भी बहुत सारी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, राइट हैं। तो हमारे लिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा, ऑल द गिवन ऑप्शंस आर राइट। उसके बाद 8 क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर, डिसेबिलिटी के टाइप दे रखे हैं, मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, इमोशनल डिसेबिलिटी और वॉकिंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में थोड़ी मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, नॉट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आना था, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉकिंग, क्योंकि मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी और इमोशनल ये सारे क्या हैं, डिसेबिलिटी के ही टाइप हैं, बट वॉकिंग कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर चलने में कोई प्रॉब्लम भी है तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी का ही पार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है नॉट टाइप, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो वॉकिंग डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन विच डील, फिजिकल डिसेबिलिटी किससे डील करती है, मोबिलिटी और मूवमेंट से, स्पीक एंड लर्न से, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से, कैलकुलेशन से। ये सारी जो भी है बेटा देखो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्पीक एंड लर्न कोग्निटिव से रिलेट करता है, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपका कोग्निटिव से, कैलकुलेशन आपका इंटेलेक्चुअल से रिलेट करता है। तो इसका राइट आंसर है फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब मोबिलिटी और मूवमेंट अगर आप ठीक नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट करते हैं, द मेन रीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब दिमागी रूप से कोई कमी, जन्मजात जिसको हम कहते हैं बौद्धिक क्षमता में कमी, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे की IQ नॉर्मल से कम होगा और बच्चा प्रैक्टिकल्स चीज़ें लाइफ की नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ जैसे 2+2 सीख भी लिया बट उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएगा, IQ और बच्चों से कम है उसका, ठीक है। सोशल एडजस्टमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ऐसे में आपके मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा, अगर कोई प्रैक्टिकल्स रूल भी उसने व्यवहारिक जीवन में उसको लागू नहीं कर पाएगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीनेशन हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, कंज्यूम्स अल्कोहल और ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, और फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक्सरसाइज से किसी का IQ लो नहीं होता, ठीक है। बच्चा जो नॉर्मल पैदा नहीं हुआ, IQ कम लेकर पैदा हुआ है, उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब वो एट द टाइम ऑफ बर्थ या उसकी मदर जब प्रेग्नेंट थी तो उसने क्या मतलब एक तरीके से इनटेक किया। तो यहाँ पे कंज्यूमिंग अल्कोहल और ड्रग्स ये भी रीज़न है, वैक्सीनेशन, मेल न्यूट्रिशन, बट ये सबसे सुटेबल रीज़न है इसका कि उस की जो मदर है अगर उसने ड्रग्स या अल्कोहल का यूज़ किया है एक्सेसिव, तो ऐसे में बच्चे का IQ पर उसका असर पड़ सकता है। नेक्स्ट करते हैं, डिसऑर्डर आर नॉट कॉज्ड बाय, डिसऑर्डर जो होते हैं बेटा वो हेरिडिटी से होते हैं, एनवायरनमेंट से होते हैं, लेस ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से भी होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब मेंटल इलनेस। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में एक अंतर मैं समझा देती हूँ बेटा। डिसएबिलिटी में भी आप नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं कर सकते, ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। मतलब मेंटल और इंटेलेक्चुअल को अगर आप साथ रखोगे तो फिजिकल हो सकता है, 3 पार्ट में बांटेंगे हम, कोग्निटिव हो सकता है और कोग्निटिव प्लस आपका इंटेलेक्चुअल हो सकता है, ठीक है।
बट डिसऑर्डर का मतलब है उसमें कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल ही आएंगे, क्योंकि केवल मेंटल इलनेस को ही डिसऑर्डर कहा गया है। अब कहता है कि डिसऑर्डर किसकी वजह से नहीं होते हैं, तो बेटा देखो इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, बैलेंस डाइट की वजह से कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। जन्म से हो सकते हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकते हैं, ब्रेन का अगर कम डेवलपमेंट हुआ हो तो डिसऑर्डर हो सकते हैं, बट एक्सरसाइज की या फूड की वजह से कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ओडीडी। अभी हम कई डिसऑर्डर के बारे में बात कर चुके हैं, ओडीडी भी एक डिसऑर्डर है, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर इसका सेकंड आंसर राइट है। डिफरेंट ये नहीं आएगा बेटा, ओपोजिशनल अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर इसका आंसर है। ओडीडी सभी मतलब कॉमन फीचर है जो बच्चों में, युवाओं में एटलीस्ट आप कह सकते हो, जो आपकी एज के बच्चों में देखने को मिलता है। पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, टीचर्स को ओबे नहीं करते, अथॉरिटी फिगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हर बात में अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, दूसरों पर थोप देते हैं अपनी गलती। ठीक है, ये हर युवा में थोड़ी बहुत आप ये देखोगे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, बट जब ये एक्सेसिव में हो जाए, ये ऐसे लोग जब दूसरों को हार्म पहुंचाने लगे, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं और दूसरों को हानि पहुंचा दें, किसी को फिजिकल हार्म कर दें, तो ये एक डिसऑर्डर है ओडीडी। जब ये लोग भूखे होते हैं या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि है तो ये मतलब एक तरीके से एज जब चेंज होती है तो सभी किशोरों में आप कह सकते हो, टीनेजर्स में ये कुछ कॉमन फीचर्स दिखाई देती हैं, बट धीरे धीरे वो डिस्पेयर हो जाती हैं। ठीक है ना, दे ओबे देयर पेरेंट्स, एल्डर्स, और बट ये लोग कभी भी नहीं ठीक होते, और ओडीडी मतलब आप कह सकते हो मतलब यंग एज के बाद भी इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। ओडीडी ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, और कई बार ये दूसरों के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ओसीडी। ओसीडी हमें भी डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, पहली बात तो बेटा इस चैप्टर में डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहा है, डिफेक्ट नहीं आता कोई भी वर्ड, या तो डिसऑर्डर होगा या डिसेबिलिटी होगा। डिसेबिलिटी फिजिकली डिसेबिलिटी है, वैसे तो कॉग्निटिव भी डिसेबिलिटी है और इंटेलेक्चुअल भी। डिसऑर्डर इज ए पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है ना, डिसऑर्डर में डिसऑर्डर क्या है बेटा, डिसऑर्डर का मतलब केवल मेंटल डिसऑर्डर, और डिसेबिलिटी का मतलब सारे डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट करते हैं, हाँ ये एक मैच द फॉलोइंग मतलब मैचिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है कोग्निटिव। कोग्निटिव का मतलब हमें पता चल गया कि कोग्निटिव में क्या है, मेमोरी एंड हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी। ठीक है, एडीएचडी इसका पार्ट होता है, तो इसको इससे मैच करो। क्यों मैच करा, क्योंकि कोग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आप में मेमोरी डिसऑर्डर, आपकी जो कोई याद नहीं कर पाते या कोई भी याद नहीं कर पाता, और हाइपर एक्टिविटी होती है, तो इसको हमने इससे मैच करा। फिर कहता है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, तो एबिलिटी होगी तो आप क्या होगे बेटा, एबल टू लिविंग लाइफ एक्टिवनेस, लाइफ एक्टिविटीज इजीली। अगर आप में कोई भी एबिलिटी कह रहा है, ये एबिलिटी से तो आप अपना जीवन ठीक तरीके से जी लोगे। उसके बाद थर्ड है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी का मतलब है कि आप में इम्पेयरमेंट है, कोई भी असमर्थता है कि आप नॉर्मल लाइफ के टास्क नहीं कर पाते। भाई एक जो नॉर्मल बच्चा कर रहा है वो आप नहीं कर पाते, या कोई नहीं कर पाता, तो उसको क्या कहेंगे कि डिसेबिलिटी है। थर्ड के बाद फिर फोर्थ है फिजिकल डिसेबिलिटी, लिखा होगा बट ये कंप्लीट नहीं आया यहाँ पर। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब है कि विजुअल एंड हियरिंग, विजुअल दिखाई नहीं देता और सुनता नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो बेटा ये फिजिकल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट ये बिल्कुल आपका ये वाला ऑप्शन है कि रीजनिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल में रीजनिंग नहीं कर पाता बिल्कुल, लर्निंग में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो कॉग्निटिव में भी लर्निंग में प्रॉब्लम रहती है, बट यहाँ पे रीजनिंग जो वर्ड दे दिया वो बिल्कुल आपका इंटेलेक्चुअल के साथ मैच करता है। फिर से देख लीजिए भाई, कॉग्निटिव की बात कर रहा है, कॉग्निटिव में मेमोरी डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी। एबिलिटी मतलब वो एबिलिटी है तो आप अपने काम आसानी से कर सकते हो, डिसेबिलिटी है तो आप नॉर्मल
लाइफ के टास्क को नहीं कर पाते। फिजिकल डिसेबिलिटी में विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट आ जाएंगी, और इंटेलेक्चुअल में रीजनिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कर पाते ये लोग। नेक्स्ट करते हैं, विच इज़ नॉट ए डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में तो देखो बेटा डिसऑर्डर भी होता है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ADHD भी डिसेबिलिटी का ही पार्ट है, पर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद थोड़ा सोचना पड़ता है कि हियरिंग, स्पीच और विजन ये फिजिकल डिसेबिलिटी है और ये डिसऑर्डर है, तो वो यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी देना चाहिए था क्वेश्चन में, बट डिसेबिलिटी भी दिया है, तो तीन जो आपके सेम है उनकी बजाय आप ADHD पर क्या करोगे, टिक करोगे कि ADHD इट इज़ अ डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका आंसर आपका ADHD होगा। हियरिंग, स्पीच और विजन ये फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो नेक्स्ट करते हैं, मोस्ट सुटेबल पर्सन, मोस्ट सुटेबल आई थिंक वर्ड फॉर डिसेबल पर्सन, यहाँ पर्सन नहीं आएगा बेटा, मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर डिसेबल्ड पर्सन, तो हैंडीकैप नहीं, यहीं कहीं ना कहीं अपंग, ठीक है ना, इसमें कहीं ना कहीं असमर्थता का आभास होता है। रिटार्टेड में भी, ब्लाइंड भी हमें नहीं कहना चाहिए। जो वर्ड आजकल इनके लिए यूज हो रहा है दिव्यांग, ठीक है ना, तो इट इज़ द राइट वर्ड फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। नेक्स्ट करते हैं, ओलंपिक्स फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड। आजकल बेटा देखो इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ चल रही है, उसमें पहले तो क्या किया गया था, इन बच्चों के लिए अलग स्कूल थे जो मेंटली या फिजिकली कैसे भी रिटार्टेड हैं, और अलग इनके लिए इंस्टीट्यूशंस थे, बट इन प्रेजेंट इरा कि भाई ये सोसाइटी में अपने आप को मार्जिनलाइज फील ना करें, इनको भी सोसाइटी का पार्ट बनाने की कोशिश की गई है। सेम स्कूल्स में इन बच्चों के लिए भी आप देखोगे कि सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पेशल एजुकेटर्स लगाए जा रहे हैं, और इनके लिए स्पेशल गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो इनको क्या कहा गया है, विंटर ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, समर ओलंपिक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है पैरा ओलंपिक। जो दिव्यांग लोगों के लिए जो गेम आयोजित किए जाते हैं, ओलंपिक्स आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन्हें पैरा ओलंपिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट करते हैं, विच इज़ अ डिसऑर्डर। इनमें से डिसऑर्डर बताना है। डिस्टर्ब ए पर्सन परफॉर्मेंस, इट इज़ ए मेंटल इलनेस, लीडल ग्रेजुअली, इट इज़ ए फिजिकल इनएबिलिटी। ज़्यादातर ये देखो फिजिकल इनएबिलिटी बता रहे हैं, और यहाँ पे हमें मेंटल इलनेस, डिसऑर्डर का वर्ड का मतलब ही मेंटल इलनेस है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी एक मैचिंग क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में पहले हम पढ़ेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, थर्ड में हियरिंग इम्पेयरमेंट, और फोर्थ में एटिकेट्स। और जो ये चार ऑप्शन है ABCD, इनमें से आप किसी से भी मैच कर सकते हो। विजुअली इम्पेयरमेंट जब है तो बिहेवियर टूवर्ड्स अदर से मैच नहीं हो रहा, टैप द पर्सन ऑन अदर सोल्जर से मैच नहीं हो रहा, इंट्रोड्यूस सेल्फ फर्स्ट, ये एटिकेट से रिलेट करता है। विजुअली अगर इम्पेयरमेंट है किसी को, अगर किसी को कम दिखता है, तो ऐसे में आप उसको अपने आप से उसके हैंड शेक करोगे और अपने आप को उससे पहले इंट्रोड्यूस करवाओगे कि समवन इज स्टैंडिंग हियर, आप उससे बात करना चाहते हो। देन वो जो पर्सन है वो रियलाइज़ करेगा और वो आपको अपना मतलब आपसे अगर बात करना चाहता है तो अपना इंट्रोडक्शन देगा, और इस प्रकार आप उससे कम्युनिकेट करोगे। जब भी ऐसे लोगों से जो विजुअली इम्पेयरमेंट जिनको है, आप कभी भी जब उनसे बात करते करते बीच में जाओगे तो आप उनको रियलाइज़ कराओगे कि भाई आई एम गोइंग, उनसे फिर से हैंडशेक करोगे और बोलोगे कि मैं जा रहा हूँ। कभी भी उनको बिना बताए आप नहीं जाओगे। तो ये एटिकेट्स हैं। उसके बाद है सेकेंड है बेटा डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, तो इसका देखो लास्ट में दे रखा है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी चाहिए, अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपी से काफ़ी कुछ सुधारा जा सकता है। उसके बाद थर्ड है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग अगर मतलब सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो अगर बेटा सुनने में कोई प्रॉब्लम है, टैप द पर्सन ऑन द शोल्डर, ये इसका राइट है कि अगर आपको
टैप हियरिंग इम्पेयरमेंट का ये वाला आंसर है कि आप उसके कंधे पे थपथपाओगे। अगर मतलब कोई कम सुन रहा है तो आप उसको बोलना, तो आपको बोलने से तो वो कई बार नहीं उसको पता चलेगा, पहले उसको कंधे पे थपथपाओगे ताकि वो आपकी लिप सिंक को देख सके। और आप थोड़ा ऊंचा भी बोलने की कोशिश करोगे, थोड़ा झुक के बात करोगे उनके सामने ताकि वो सुन सके आपकी बात अच्छे से। तो ऐसे में क्या है, टैप द शोल्डर्स को हम हियरिंग इम्पेयरमेंट से मैच कर सकते हैं। अब एक बचा है बेटा, देखिए लास्ट में एटिकेट्स। तो एटिकेट्स को हम मैच कर देंगे बिहेवियर टूवर्ड्स अदर, मतलब दूसरों के साथ जैसा भी आप बिहेवियर रखते हो उसी को क्या कहा गया, एटिकेट्स कहा गया है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ इफ यू लाइक द MCQs discussed here, please like the video, subscribe my channels for next updates. Thanks a lot. Thank you.